हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल। मैं फिर से आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम अपनी भूगोल की थर्ड क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी की 2 क्लास रिकॉर्ड कर चुके हैं और उसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री की भी 4 क्लासें ले चुके हैं। अब हम इसके बाद भूगोल में एक नया आयाम लेने वाले हैं और भूगोल में आपको बेहतर नॉलेज देने वाले हैं। देखिए, यदि आप भूगोल को वन लाइनर क्वेश्चन की तरह पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कहीं और पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअल वे में एक बार पढ़ लेंगे, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलने वाले। और अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन की तरह पढ़ेंगे तो आप उनको केवल एग्जाम्स के टाइम पर ही याद कर पाएंगे और फिर भूल जाएंगे। तो अभी मैं मानता हूं कि एग्जाम्स निकट हैं, इसलिए आपको एग्जाम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी मायने रखते हैं। इनको अगर आप 20 से 30 मिनट की वीडियो में कुछ पा लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं, तो मे बी यू आर डूइंग बेटर देन द वन लाइनर क्वेश्चन। सो प्लीज कनेक्टेड विद मी और हम लोग एक शानदार जानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं मानक समय रेखा के बारे में, मानक तिथि रेखा के बारे में, और हम देशांतरीय रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे दिन होता है और क्यों रात होती है। आज हम पढ़ेंगे कि पूरब और पश्चिम में जाने पर क्या समय बढ़ता है और घटता है, कहाँ दिन होता है, कहाँ रात होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कैसे दिन और रात होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए हम लोग देशांतरीय रेखाओं से। कल हमने अक्षांशीय रेखाओं को कवर किया था। देशांतरीय रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। देखिए, हम आपको बताएं कि देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं। देशांतरीय, जैसे अक्षांशीय रेखाएं हमने पढ़ी थी, ये समांतर रेखाएं थी और ये भी आपको स्थिति निर्धारण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं थी। उसी तरह हमें किसी भी देश या जगह की स्थिति को जानने के लिए देशांतरीय और अक्षांशीय दोनों रेखाओं के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक होता है। और साथ ही साथ देशांतरीय रेखाओं को मानक समय रेखा भी कहते हैं, मतलब इन्हीं से मानक समय रेखाएं निकली हैं और इन्हीं से मानक तिथि रेखा निकली है। तो देशांतरीय रेखाएं और अक्षांशीय रेखाएं दोनों ही किसी देश या किसी जगह की स्थिति और समय और तिथि को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आइए देखिए, देशांतरीय रेखाएं क्या है। हमने अपनी ग्लोब में, अपनी पृथ्वी पर एक बीच में, मतलब पृथ्वी के मध्य एक, मतलब देखिए 0 डिग्री को हमने क्या माना था, भूमध्य रेखा को क्या माना था, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। इसी तरह हमने सारे देशों की सम्मति पर, पूरे देशों की सम्मति पर, पूरे वर्ल्ड की सम्मति पर एक रेखा अपने ग्लोब के बीचों बीच मान रखी है, जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसी को 180 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। तो ये जगह, ये जो रेखा है, ये हमने लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजारी है। तो ये एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा को सबकी सम्मति के द्वारा माना गया है, ताकि ग्रीनविच रेखा के इस समय, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में क्या समय है, ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में क्या समय है, इसका हम निर्धारण कर पाएं और साथ ही साथ उनकी दूरियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएं। तो ग्रीनविच नामक, हमने लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से एक रेखा खींची है, जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसी को हम देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। देखिए, देशांतरीय रेखाओं का विस्तार की बात करें तो पश्चिम की ओर 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक देशांतरीय रेखाओं का विस्तार होता है। इसी तरह 0 डिग्री से 180 पूर्वी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 पूर्वी देशांतर हो गई हैं। अगर हम जाएं पश्चिम की ओर, यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं, 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाते हैं, तो समय हमारा पीछे होगा। और अगर 0 डिग्री से हम पूरब की ओर जाते हैं तो हमारा समय क्या होगा, आगे होगा, समय हमारा आगे होगा। यदि हम 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर जाएं तो समय क्या होगा, पीछे होगा। और अगर 0 डिग्री से आगे जाएं तो समय आगे होगा। चलिए, उसके बाद हम बात करें तो यदि हम इन देशांतरीय रेखाओं की बात करें तो ये पूरे ग्लोब पे 360 लाइनें होती हैं। मतलब 360 लाइनों
खिंची होती हैं, इस पे एक एक डिग्री की 360 लाइनें होती हैं। उसमें हमने अक्षांशीय रेखाओं में 179 लाइनें खींची थी एक गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। इसी तरह देशांतरीय रेखाएं भी एक पूर्वी गोलार्ध में 180 होती हैं और पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 होती हैं। अच्छा, और ये आपको पता ही है कि ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी भी लंबाई कम होती जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बात करें कि दिन के 12 बजे सूरज की जो परछाई होती है वो बिल्कुल बिल्कुल सीधी होती है, मतलब उस समय सूर्य की परछाई बिल्कुल कम दिखाई देती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन के 12 बजे सूर्य हमारी बिल्कुल सर के ऊपर होता है। इसी चीज को देखकर आज से पुराने लोग परछाई को देखकर ही समय का निर्धारण करते थे। वो लोग ऊपर देखकर, हमारे परछाई को देखकर उसको नाप कर समय बता देते थे। तो देखिए, इसी को हम किसी एरिया का लोकल टाइम भी कहते हैं। जो आपकी परछाई जब आपके सर पे होती है उसी को उस जगह का लोकल टाइम कहते हैं। अच्छा, अब आपने देखा कि अब हम इससे समय निर्धारण कैसे करेंगे। तो देखिए, एक ग्लोब में, एक पृथ्वी पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो 24 घंटे में कितना कोण बन रहा है? 360 डिग्री का। 24 घंटे में 360 का कोण बन रहा है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनेगा। 4 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 1 डिग्री पृथ्वी अपना घूर्णन करेगी, अपनी गति करेगी। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूर्णन करती है, यानी कि 1 घंटा घूमने में कितना, 1 घंटा में कितना घूमती है? 15 डिग्री तक एक पृथ्वी घूमती है। चलिए, अब देखिए, आगे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आने वाला है कैसे समय का निर्धारण करती है। अब भारत में अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर जाएं तो आपका जो देशांतरीय विस्तार है उसमें 29 डिग्री का अंतर पाया जाता है। ये मैंने कुछ डायग्राम बना रखा है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। मतलब लगभग 29 डिग्री का अंतर हमारे पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जाने में होता है। तो अब हम लोगों ने देखा कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी, तो 2 घंटे में कितना घूमेगी? लगभग 30 डिग्री। तो हमारे पूरब से पश्चिम लेकर कितने समय का अंतर होगा? 2 घंटे का, क्योंकि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है और हमारे भारत में 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है? हमारा देशांतरीय विस्तार है। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। आप समझिए, यदि आप गुजरात में हैं और अगर आपका कोई रिश्तेदार मान लो पश्चिम बंगाल में है, त्रिपुरा, मिजोरम में है, तो उसमें और यहां में कितने समय का अंतर पाया जाएगा? 2 घंटे का, क्योंकि यहां पर देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है? लगभग कितना हो गया? 30-29 डिग्री का अंतर है। तो इसी से हम समय का निर्धारण कर पाते हैं। देशांतरीय रेखाओं के जरिए हमें यह पता चलता है कि हमने समय का कितना अंतर है किस जगह पे। अब देखिए, हमने जो ग्रीनविच टाइम है ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए है, संसार के लिए है, लेकिन हर देश का एक स्टैंडर्ड टाइम रेखा होती है, एक मानक समय रेखा होती है। इसी तरह भारत की भी एक मानक समय रेखा है, ताकि अगर हम ग्रीनविच टाइम को लेकर चलेंगे तो हमारे भारत में समय का काफी ज्यादा अंतर पाया जाएगा। इसीलिए हमने भारत में एक मानक समय रेखा खींच रखी है, जो कि 42.5 डिग्री पर खींची हुई है। 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर हमने क्या खींच रखी है? मानक समय रेखा खींच रखी है। और जो यूपी के इलाहाबाद से होकर गुजरती है, यूपी के इलाहाबाद से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। इससे क्या होता है कि हमारे भारत में समय का ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। अच्छा, जो हमारी मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच रेखा से कितने आगे चलती है? तो ये 5.5 घंटे आगे चलती है। कैसे चलती है मैं आपको कॉन्सेप्ट के जरिए क्लियर करता हूं। 1 घंटा चलने में कितना डिग्री चलती है? 15 डिग्री। अब 0 डिग्री रेखा क्या है? हमारी ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा से हमारा भारत कितने आगे है? हमारी मानक समय रेखा कितने है? 82.5 डिग्री। तो आप 0 डिग्री से 82.5 जाएंगे तो आप 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15.75 होता है, 15 75 होता है, तो 15.75 होता है। तो 75 में कितने घंटे हो गए? 5 घंटे, क्योंकि 1 डिग्री में 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 75 डिग्री में 5 घंटे हो गए। और फिर बचा 7.5 डिग्री, तो 7.5 डिग्री में आधा घंटा हो गया। तो हमारी जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है।
पाकिस्तान की जो समय रेखा है वो 5 घंटे आगे है, बांग्लादेश की जो समय रेखा है वो 6 घंटे आगे है। तो इसी तरह हर देश की अलग अलग मानक समय रेखाएं होती हैं। जैसे कि कनाडा के पास 6 मानक समय रेखा है, क्योंकि कनाडा का विस्तार काफी ज्यादा होने के कारण वहां समय में कोई दिक्कत ना आए उसको करने के लिए उन लोगों ने 6 मानक समय रेखाओं को माना हुआ है। इसी तरह रूस की अलग मानक समय रेखा है। अलग अलग देशों की अलग अलग मानक समय रेखाएं होती हैं ताकि उनमें समय का कोई भी मतभेद ना हो उस देश के अंदर। हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड टाइम अपने वर्ल्ड के लिए रखा है ताकि संसार में पता चल सके कि समय का कितना अंतर पाया जाता है। अच्छा, उसके आगे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि 82.5 डिग्री को हम मानक समय रेखा कहते हैं, जो हमारे भारत की मानक समय रेखा है। अच्छा, इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। यह ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलती है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है, और पाकिस्तान की 5 घंटे और बांग्लादेश की 6 घंटे आगे चलती है। कनाडा में 6 मानक समय रेखाएं हैं, और पूर्वी देशांतर यानी कि 180 पूर्वी देशांतर, यदि हम 180 पूर्वी देशांतर में जाएं तो हमें 772 मिनट लगेंगे, जो कि 12 घंटे के बराबर हैं। तो यदि हम 180 पूर्वी देशांतर जाएं तो 1 मिनट में यानी कि 4 मिनट में हम 1 डिग्री जाते हैं, तो 180 डिग्री जाने में हमें 720 मिनट का टाइम लगेगा। यानी कि यदि हम पूर्वी देशांतर का दूरी तय करें तो हमें 120 मिनट का टाइम लगने वाला है। और अगर पश्चिमी में जाएं तो 180 डिग्री वहां तय होगा। तो 12 और 12 24 घंटे का समय आपको 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में जाने में समय लगने वाला है, 24 घंटे का समय। ठीक है। अच्छा, यदि आप 180 पूर्वी देशांतर जाते हैं तो 12 घंटे आप क्या हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। यदि आप 180 डिग्री पूर्वी देशांतर जाते हैं तो आप 12 घंटे आगे हो जाएंगे, और 180 पश्चिमी देशांतर जाते हैं तो आप 12 घंटे पीछे हो जाएंगे। यानी कि आप मानक समय रेखा से क्या हो जाएंगे, 12 घंटे पीछे हो जाएंगे। यदि आप पूरब में जाते हैं तो क्या होगा, आप 12 घंटे आगे हो जाएंगे। यानी कि आप पूरब के एरिया में जाते हैं तो 12 घंटे आगे हो जाएंगे, और पश्चिम की एरिया में जाते हैं तो 12 घंटे पीछे हो जाएंगे। ये मानक समय रेखा की शर्तें हैं। ठीक है। अब देखिए, यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा भूगोल। ये भी एक डिटेल से कम नहीं है, इसमें भी मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। तो आप इसमें देखिए पूरा कॉन्सेप्चुअल वे में है कि क्या होती है मानक समय रेखा, ये कहां से गुजरती है, कितने डिग्री पर है, देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं, ग्रीनविच रेखा क्या होती है, ये कौन से देश से निकलती है, और देशांतरीय विस्तार कितना है। अब थोड़ा सा आपको हम भारत के बारे में बता दें। भारत का जो विस्तार है, देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो भारत के देशांतरीय विस्तार में यह 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार होता है भारत का। उसके बाद हम अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8.4 यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है हमारा अक्षांशीय विस्तार। ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा देशांतरीय विस्तार है। अच्छा, 82.5 डिग्री को हम मानक समय रेखा कहते हैं, और यूपी के इलाहाबाद से ये गुजरती है। अब देखिए, हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी को बताएं तो ये 3214 किलोमीटर होती है, उत्तर से लेकर दक्षिण की दूरी। उत्तरी पॉइंट हमारा इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में है, उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है, और दक्षिणी पॉइंट होता है कैप कोमोरिन कन्याकुमारी, कैप कोमोरिन कन्याकुमारी। तो उत्तर से दक्षिण की दूरी अगर भारत की बात करें तो 3214 किलोमीटर की दूरी में हमारा भारत फैला हुआ है। और अगर हम पूरब से लेकर पश्चिम तक की दूरी की बात करें तो ये सरक्रीक गुजरात से लेकर किबथू आंध्र प्रदेश तक की दूरी है, जो कि 2933 किलोमीटर की हो जाती है। तो सबसे ज्यादा विस्तार हमारा क्या है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में पाया जाता है, भारत का ये विस्तार है। अच्छा, तो हमारे पश्चिमी पॉइंट को क्या कहते हैं, सरक्रीक गुजरात, और आपका पूर्वी पॉइंट क्या है, किबथू आंध्र प्रदेश, और आपका उत्तरी पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल, और दक्षिणी कौन, कैप कोमोरिन। इन पॉइंट्स में कुछ विवाद हैं,
उन विवादित मुद्दों को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद कर लीजिए कि ये हमारे उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी पॉइंट होते हैं। ये मानक समय रेखा के बारे में दिया हुआ है और यहाँ पर आपको भारत के बारे में काफी जानकारी है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में दिया हुआ है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि हम एक ही क्लास में आप लोगों को एक बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कर पाएं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सारी चीजों को ऐड कर लेते हैं। आपके एग्जाम्स को जो इंपॉर्टेंट है वो भी ऐड है इसमें, और जो चीजें आपको समझने के लिए जरूरी हैं वो भी ऐड हैं। तो थोड़ा सा इसमें आपकी जो क्लास है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग ऐसा चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले कि ग्रीनविच लाइन क्या है, मानक समय रेखा कहते हैं, ये लंदन से निकली हुई है, इसको 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, यही 180 डिग्री लाइन होती है। तो ऐसे क्वेश्चन से क्या होगा, आप रट लेंगे, कॉन्सेप्ट तो कोई क्लियर ही नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको इस तरह से पूरी वीडियो को देखना होगा और समझना होगा। देखिए, आप यदि इस तरह से एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोगों ने वैसे ही पढ़ रहे होंगे, वैसे ही आप लोग मेरी ही तरह एक स्टूडेंट है तो आप लोग भी स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं आपसे भी यही आशा करता हूं कि आपको भी इस तरह का पढ़ना पसंद आएगा। अब हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कैसे हम तिथि का निर्धारण करते हैं। तो 180 डिग्री देशांतरीय रेखा को हम तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा को हमने इस तरह से मैनेज कर रखा है जैसे किसी देश का विस्तार 180 डिग्री के मान लो आगे पीछे है, तो उसको हमें एडजस्ट करने के लिए हमने इस रेखा को टेढ़ा कर रखा है। ये देखिए, यहाँ अलास्का तक आ गई और फिर कनाडा के हिस्से में, और यहाँ फिर देखिए ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई। ऐसे हमने क्यों निर्धारित कर रखा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये देखिए 180 डिग्री तो ये सीधी हो जाती, अगर हम ये सीधी कर देते तो ये जो आपके जो कनाडा का हिस्सा है ये 180 डिग्री के इस साइड आ जाता। तो आपका कुछ हिस्से में आपका यहाँ पर सोमवार होता, यहाँ पर रविवार हो जाता। लेकिन इसको दूर करने के लिए हमने मानक तिथि रेखा को टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है। ठीक है, तो आप जानिए मानक तिथि रेखा में क्या होती है। ये मानक तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम मानक तिथि रेखा कहते हैं। इस तिथि रेखा को अगर हम बात करें तो यदि आप अपनी नाव लेकर आज मान लो इस सागर में हैं और आप अभी जापान में हैं, और जापान से आप अमेरिका जाते हैं, यूएसए यानी कनाडा वगैरह यूएसए जाते हैं, तो जब आप इस 180 डिग्री लाइन को क्रॉस कर जाते हैं यानी कि मानक तिथि रेखा को क्रॉस कर जाते हैं, तो आप सोमवार से यदि 5 बजे सुबह आप कहाँ गए, जापान से आप 5 बजे सुबह कहाँ पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, यूएसए। तो यहाँ एक दिन का अंतर आ जाएगा, मतलब सोमवार से क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। यहाँ सोमवार था, यहाँ रविवार, मतलब जापान से कनाडा जाने में आपका क्या, यूएसए जाने में क्या होगा, एक दिन कम हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा। वैसे ही उल्टा है, कनाडा से आप जापान आएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो ये मानक तिथि रेखा है। इसके आप इस साइड आते हैं यानी कि इसके आप क्या आते हैं, अगर आप बाएं साइड आते हैं तो एक दिन की कमी हो जाती है, और अगर आप दाएं साइड आते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। ये देखिए, अगर ऐसा ना करते तो कैसे पता चलता कहाँ दिन का अंतर कैसे हम कर पाते, इसीलिए हमने मानक तिथि रेखा बना रखी है। तो ये रूस का एरिया है, यदि आप रूस से कनाडा जाते हैं तो आप इस तिथि रेखा को पास करेंगे तो आप एक दिन आगे हो जाएंगे। सोचिए, अगर मान लो आप इस साइड रविवार को खड़े हुए हैं और आपने एक लाइन को क्रॉस किया, तुरंत आप सोमवार हो जाता है, सुबह जाके सोमवार हो जाता है। इसी तरह देखिए समय का ऐसे ही होता है, आप किसी को कॉल कर रहे हैं और वो अमेरिका में है और आपने यहाँ कॉल किया, तो अमेरिका में क्या होगा, अमेरिका का जो समय है वो हमसे 10-12 घंटे ज्यादा है, तो वहां पर सुबह होगी, यहाँ पर शाम होगी। तो ये अंतर पाया जाता है यहाँ पर। इसके बारे में आप लोगों ने देशांतरीय रेखाओं के जरिए आप समझ सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को समझ लिया। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। देखिए, हमें पृथ्वी की गतियों को डिटेल में भी पढ़ना है, लेकिन अभी आप स्टार्ट करिए पृथ्वी की गति कि पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, परिक्रमण करती है, परिभ्रमण करती है। तो पृथ्वी कहां से कैसे चलती है, पश्चिम से लेके पूरब की ओर चलती है, पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य की गति की बात करें तो ये
पूरब से पश्चिम चलती है। हमने आपको शुक्र की गति के बारे में भी बता रखा है पहले वीडियो लेक्चर में, आप उसको भी प्लीज देख लीजिएगा, उससे आपके ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि ये कंटेंट हम आपको कहां से तैयार करते हैं। देखिए ये सारे जो कंटेंट हैं ये एनसीईआरटीज के कंटेंट हैं और ये कंटेंट आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, सबसे पहले कोई भी टीचर आपसे कहेगा कि आप एनसीईआरटीज का स्टडी कीजिए। बिना एनसीईआरटीज के आप किसी भी भूगोल या इतिहास या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, मेन होता है आपका हिस्ट्री और भूगोल। हिस्ट्री और भूगोल को कंप्लीट करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वही एनसीईआरटीज हम आपको एनसीईआरटीज में से चुनिंदा चीजें चुन करके आपको लाते हैं और बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से इस व्हाइट बोर्ड पर एक ऑफलाइन क्लास की तरह फील कराते हैं। हमें ये कहने में दुख नहीं होता है कि हम आपको एक व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि यहाँ पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है और आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। ये बात जरूर है कि ये कंटेंट पहले से लिखा हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप लोग टेंशन ना कीजिए। हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ने वाले हैं, जिसमें हम आपको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे एग्जाम्स को होने के बाद। तो चंद्रमा और सूर्य पूरब से पश्चिम घूमते हैं और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। ठीक है, देखिए अब कैसे दिन और रात होते हैं आपको बताएं। देखिए कुछ लोगों का मत है और ज्यादातर लोगों का ये मत है, जो लोग अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, जो भूगोल के बारे में पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों के बारे में मैं बता दूं। कुछ लोग ये समझते हैं कि सूर्य गति करता है, ऐसा नहीं है। आप लोग आज जानेंगे कि क्यों रात होती है, कैसे दिन होता है। देखिए ये डायग्राम मैंने बना रखा है, पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब देखिए पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब इस डायग्राम में देखिए ये क्या है, 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री उत्तरी है, ये 0 डिग्री दक्षिणी है। हमारी पृथ्वी ऐसे दोनों ध्रुवों पर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से कहां घूमती है, पूरब की ओर घूमती है। ये आपके सूर्य देवता हो गए मान लो देवता मान लिया मैंने, देवता नहीं है सूर्य है, देवता भी कह सकते हैं। तो ये सूरज भगवान हो गए और इनकी रोशनी पृथ्वी पे आ रही है। अब जब क्या होगा, पृथ्वी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। आप ग्लोब के जरिए समझिए, जैसे मान लो एक बल्ब के सहारे आपको हम ये दिखाते हैं, ये ग्लोब है और ग्लोब के सामने आप ये आपका एक कोई बल्ब ले लीजिए, आप यहां से बल्ब से रोशनी दे रहे हैं। सूर्य क्या है, स्थिर है, उसकी रोशनी ग्लोब पे पड़ रही है, यानी कि पृथ्वी पे पड़ रही है। पृथ्वी का ये जो हिस्सा है, यहां से लेकर इतना हिस्सा, यहां पर उस बल्ब या सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो आप यहां देखते हैं, अब जब सूर्य परिक्रमण करती है तो देखिए ये हिस्सा परिक्रमण होने के बाद यहां पर आ जाता है ऐसे। तो अब देखिए यहां पर रात होती जाएगी और यहां पर दिन होता जाएगा। जहां सूर्य तो अपनी जगह खड़ा हुआ है, पृथ्वी घूम रही है और जहां जहां घूमती जाएगी तो वहां वहां उजेला होता जाएगा और ये जो पीछे का हिस्सा है यहां पर रात होती जाएगी। तो इसी वजह से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी क्या करती है, अपनी अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिस कारण से दिन और रात होते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ग्लोब के जरिए ये समझ लिया कि क्यों। तो इस हिस्से में क्या है, दिन है, जहां सूरज की रोशनी पड़ रही है। मान लो इस हिस्से में क्या है, दिन है और पीछे वाले हिस्से में क्या है, रात है। अब ये जब घूमकर आएगी, देखिए इस तरह से घूमकर आएगी तो ये जो आगे वाला हिस्सा है पीछे चला जाएगा, यहां पर रात हो जाएगी, यहां पर दिन हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं होता है। और पृथ्वी एक दिन में यानी कि 24 घंटे में एक बार अपना परिभ्रमण पूरा कर लेती है, परिक्रमण पूरा कर लेती है 24 घंटे में। इसीलिए 12 घंटे की दिन और 12 घंटे का रात होता है। अब देखिए आपको एक चीज और डाउट होगी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात क्यों नहीं होता है, होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यदि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री ना झुकी होती तो 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती। अब 23.5 डिग्री झुके होने के कारण हमारी पृथ्वी पर कभी भी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात नहीं होती है। 1, 2 या 4 दिन को छोड़कर कभी कभी ऐसा होता है, वो एक स्थिति होती है, उनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में अपना एक परिक्रमण, सूर्य का परिक्रमण पूरा करती है। तो पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में।
इसी को हम एक साल कहते हैं। और ये 4 साल में 6-6 घंटे जोड़ करके 24 घंटे हो जाते हैं। इसीलिए 4 साल के बाद एक लीप ईयर या अधिवर्ष आता है, जिसमें हमारा फरवरी का महीना 28 की जगह 29 दिनों का होता है। इसीलिए ये 29 दिनों का होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में। इसीलिए जब ये पृथ्वी 4 साल हो जाते हैं इसको, तो 4 साल में 6-6 घंटे जोड़ करके 24 घंटे हो जाते हैं और 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं। और हमारा 2024 भी क्या है, एक लीप ईयर है, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ है, 29 दिन की फरवरी है। लीप ईयर निकालने के लिए आपको रीजनिंग पढ़नी होगी। हम आपको रीजनिंग के लिए कुछ ट्रिक के द्वारा कुछ सवालों पर डिस्कस कर लेंगे, तो आपको लीप ईयर निकालना हम बता देंगे, ठीक है। तो लीप ईयर क्या होती है, जिसमें 366 दिन की साल होती है और 29 दिन की फरवरी होती है। अच्छा, अब देखिए एक स्थिति होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है। देखिए पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, लगभग है ये। लेकिन ये दूरी बिल्कुल निश्चित नहीं है, कभी ये दूरी कम हो जाती है, कभी ये दूरी अधिक हो जाती है। देखिए कैसे होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है। पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकटतम होती है। इसको हम अपसौर कहते हैं, कई एग्जाम्स में पूछा गया है अपसौर क्या है। तो अपसौर क्या होता है, अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। और अपसौर क्या होता है, ये उपसौर है। अपसौर क्या होता है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, मतलब ज्यादा दूर चली जाती है। तो इस स्थिति में क्या होगी, सूर्य और पृथ्वी की दूरी बढ़ जाएगी। जब बिल्कुल निकटतम होगी तो ये दूरी घट जाएगी, तो ये दूरी निश्चित नहीं होती है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को 15 करोड़ किलोमीटर दूर भी माना जाता है। इस स्थिति को हम अपसौर की स्थिति कहते हैं, जब सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है। पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ही दिन रात व ऋतु परिवर्तन होता है। यदि अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री ना झुकी होती तो हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन भी ना होता। जैसे कि ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है, कभी ठंड पड़ रही है, कभी सर्दी है, कभी बारिश हो रही है, ये भी क्या होता है, ऋतु परिवर्तन इसी के कारण होता है। इसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में और आपकी मानक समय रेखा के बारे में कि ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम बात करें मानक समय रेखा की, तो मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, और उसके बाद आपका हो जाता है छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पहले क्या है, झारखंड, और झारखंड के बाद है आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर हमारी मानक समय रेखा गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश। अब कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से, आपका हो गया गुजरात, पहला हो गया गुजरात, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, और छत्तीसगढ़ झारखंड के बाद हो जाता है आपका वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद हो जाता है त्रिपुरा, यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और आपका हो गया गुजरात। इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इस तरह से हमने देशांतरीय रेखाएं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और पृथ्वी की गति और दिन और रात के बारे में पढ़ा। आगे चलकर हम ऋतु परिवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, कब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, कैसे ठंड पड़ती है, कैसे गर्मी पड़ती है, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तो आप इंतजार कीजिए। इसके बाद हम आपको हिस्ट्री की भी एक क्लास लेने वाले हैं। तो जियोग्राफी के बाद एक हिस्ट्री की शानदार क्लास होने वाली है, उसमें भी आप लोग जुड़ जाइएगा। और आगे हम आपका मौर्य वंश खत्म करके आगे वाले चीजों को पढ़ने वाले हैं, तो उनमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मजा आने वाला है। तो प्लीज हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह हमें अपना अफेक्शन प्यार देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट।